हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे सोशल साइंस गाला पेपर 5 का सेक्शन बी। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वो हमारी ऐप यूजीटी पर आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। ऐप की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी, हाँ तो ये कितने मार्क्स का होगा? 18 मार्क्स का। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। 25 से लेके 37 तक के जो क्वेश्चंस होंगे विल बी इंक्लूडेड इन सेक्शन बी। चलो, पहला क्वेश्चन है, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द मोस्ट एंशिएंट पीपल बिलोंगिंग टू आर्यन रेस। अब यहाँ पर आर्यंस के बारे में बताना है। द ट्राइब विच कॉन्ट्रीब्यूटेड ग्रेटली इन मेकिंग इंडियन कल्चर वेरीगेटेड एंड प्रॉस्पेरस वॉज भरत कुल ट्राइब। आर्यंस नेम्ड आफ्टर द किंग भरत। तो ये भरत कुल ट्राइब नाम किसके नाम पर पड़ा? तो राजा भरत, किंग भरत के नाम पर। द आर्यंस वर द क्रिएटर्स ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन। ठीक है, और आर्यंस जितनी भी ट्राइब्स थी उन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट आर्यंस ही थे। द एरिया वेयर दे आर डेंसली पॉपुलेटेड, और जहां आर्यंस की पॉपुलेशन ज्यादा थी उस पूरे एरिया को कहा जाता है आर्यव्रत। द एरिया ऑफ आर्यव्रत वॉज एक्सटेंडेड अप टू, कहां तक फैला हुआ था? तो मिथिला, बिहार, ईस्ट से लेकर साउथ में विद्यांचल तक। Then they are more advanced people than any other contemporary tribe. सबसे ज्यादा एडवांस कौन थे? आर्यंस थे। नेक्स्ट, इमेजेस ऑफ विच एनिमल्स आर शोन ऑन अवर नेशनल एम्बलम। जितना पूछा गया है उतना ही आंसर लिखना है, फालतू में एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं डालने हैं। क्या पूछा? एनिमल्स कौन से मेंशन है नेशनल एम्बलम में? सो अवर नेशनल एम्बलम हैव द फिगर ऑफ 4 लायंस, एलिफेंट, हॉर्स एंड बुल। ठीक है, और नीचे क्या लिखा रहता है? सत्यमेव जयते, जो हमारा नेशनल मोटो है। नेक्स्ट, राइट अबाउट गरबा इन गरबी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। द वर्ड गरबा इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड गर्भदीप। अर्दन लैम्प इज प्लेड इन अ होल्ड अर्दन पॉट। डांसर्स कैप्ट इट ऑन देयर हेड एंड मूव अराउंड इन सर्कल। गरबा कब करते हैं? तो नवरात्रि फेस्टिवल में इन ऑल पार्ट्स ऑफ गुजरात। एंड गुजराती पीपल परफॉर्म एंड सिंग गरबा टू वर्शिप एंड प्रे आद्य शक्ति, गॉडेस ऑफ पावर, यानी कि मदर जगदम्बा। देन गुजराती पोएट्री नोन एज गरबा गरबी। तो गरबा गरबी क्या है? गुजराती पोएट्री के फॉर्म है विच इज एसोसिएटेड विथ कृष्ण भक्ति। और ज्यादातर ये जो पोएम्स है, पोएट्री है, किस पर होती है? कृष्ण पर। नेक्स्ट, इन एन आर्ट द करेक्टर्स लाइक रंगला रंगली प्रमोट सोशल थीम्स थ्रू देयर प्रेजेंटेशन। तो रंगला रंगली से पता चल जाएगा कि हमको किसके बारे में लिखना है? भवई के बारे में। सो भवई इज एन इमोशन ओरिएंटेड ड्रामा स्टार्टेड 700 years ago बाय आसे ठाकर। क्लियर? यहाँ पर कुछ ना कुछ सोशल मैसेज दिया जाता है ड्रामा के थ्रू। इट इज चीफली परफॉर्म विदाउट कर्टेन्स विद लाइट ह्यूमर एंड विद द म्यूजिक प्लेइंग ऑन ट्रम्पेट। नाउ करेक्टर्स डिस्गाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ, अब करेक्टर्स के नाम रामदेव, झंडा झूलन, कजोड़ा एसेट्रा आर द मेन फीचर्स ऑफ भवई। The characters like रंगला रंगली were used to promote the programs। रंगला रंगली करेक्टर्स प्ले करते हैं और किस तरह के मैसेज देते हैं? जैसे कि गर्ल्स एजुकेशन पर हो गया, सेव गर्ल चाइल्ड हो गया। ठीक है, ये सारे सोशल मैसेज इस ड्रामा के थ्रू जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ द टाउन ऑफ हम्पी। तो हम्पी है कहाँ? इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर तुंगभद्र ऑफ हॉस्पिट इन दी बलेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। रिवर याद रखना, तुंगभद्र, हॉस्पिट इन बलेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ विजयनगर किंगडम। किसकी कैपिटल थी? विजयनगर किंगडम की कैपिटल थी हम्पी। द मेन फीचर ऑफ आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ विजयनगर वॉज टू कार्व आउट ह्यूज एंड मैग्निफिसेंट पिलर्स फ्रॉम द स्टोन। ठीक है, तो पत्थरों से बड़े बड़े पिलर्स बनाना, ये इनकी खासियत थी। सो पिलर्स एंड कॉलम्स मेड वर आर्टिस्टिकली एडोन्ड विथ फिगर्स ऑफ। अब उस पिलर्स में गॉड गॉडेसेस की फिगर होते थे, ह्यूमन, एनिमल्स, वॉरियर्स और डांसर्स की फिगर बने हुए होते थे उन पिलर्स में। फिर 2 टेम्पल है जो बहुत फेमस है, विट्ठला टेम्पल और हजरा टेम्पल आर बिल्ट बिसाइड्स इट। तो हम्पी में ये 2 टेम्पल हैं जो भी फेमस है। ओके, नेक्स्ट, राइट अ नोट ऑन एनी 2 कल्चरल हेरिटेज साइट्स ऑफ गुजरात। तो कोई भी 2 लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ढोलावीरा और लोथल लिया है। ढोलावीरा इज सिचुएटेड इन खादरबेट एट भचाऊ तालुका इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट। लोकेशन याद रखनी है। ढोलावीरा इज नोन फॉर इट्स आइडियल टाउन प्लानिंग। 5000 years ago बीड मेकिंग फैक्ट्री
और ऑर्नामेंट मेकिंग शेल, ये दोनों फैक्ट्रीज हमको कहाँ से मिली, धोलावीरा में। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि हम इसमें भी कितना आगे थे और ये सारी चीजें का प्रोडक्शन करते थे और एक्सपोर्ट भी करते थे। नाउ लोथल, लोथल तो जाना जाता है अपने पोर्ट्स के लिए। लोथल सिचुएटेड नियर अहमदाबाद भावनगर हाईवे इज एन आर्किटेक्चरल प्लेस। इट वॉज द मेन सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, ट्रेड और कॉमर्स का मेन सेंटर क्या हो गया, लोथल, एंड हैज वेल फैसिलिटेटेड पोर्ट। यहाँ का पोर्ट जो है उधर से पता चलता है कि हम इंटरनेशनल ट्रेड भी करते थे। लोथल 2 रिवर्स के बीच में है, भोगावो और साबरमती। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेड काफी होता था, इसलिए यहाँ का जो पोर्ट है वो बहुत ज्यादा फैसिलिटेटेड और मैग्निफिशिएंट है। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय बायो रिजर्व जोन। तो बायो रिजर्व बनाए जाते हैं इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से, जिनका पर्पस होता है टू प्रोटेक्ट द फिजिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ एनी रीजन, किसी भी रीजन की फिजिकल और कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना। बिसाइड्स यानी कि इसके अलावा, बिसाइड्स द वेजिटेशन, इंसेक्ट्स एंड लैंड ऑफ दैट एरिया, तो उस एरिया का वेजिटेशन, इंसेक्ट, लैंड, इन सब का तो ख्याल रखा ही जाता है, लेकिन साथ साथ लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल लिविंग देयर इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड। उस एरिया के आसपास जो लोग रह रहे हैं उनकी लाइफस्टाइल को भी प्रोटेक्ट करके रखा जाता है अंडर बायो रिजर्व जोन। Here all external human movements are totally restricted. किसी भी तरह का ह्यूमन मूवमेंट यहाँ अलाउड नहीं है। The average area of such zone is larger than 5000 स्क्वायर किलोमीटर। तो बायो रिजर्व ज्यादातर 5000 स्क्वायर किलोमीटर जितने हैं इससे बड़े ही होते हैं। हमारे यहाँ पे कौन कौन से बायो रिजर्व जोन है, तो नीलगिरी, फिर गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, सुंदरबन एसेट्रा आर द इम्पॉर्टेंट बायो रिजर्व्स ऑफ द नेशन। अगेन 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, तो ये याद रखना बायो रिजर्व इंडिया में कौन कौन से हैं। Then state the types of iron ore and mention the places where iron is found. So there are 4 types of iron ore found in India. कौन कौन सा है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लैमेनाइट और साइड्राइट। मैक्सिमम आयरन ओर इंडिया में कर्नाटका से आता है, उसके अलावा जो स्टेट्स हैं वो है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। दे ऑल्सो आर द प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल गैस एंड बायोगैस। बायोगैस जिसको हम गोबर गैस भी बोलते हैं। So biogas is an energy source that is both renewable and economically friendly. तो ये renewable भी है और economical friendly भी है, लेकिन natural gas कैसी है, non renewable energy resource होता है। अब biogas बनती कैसे है? So biogas is produced by a biological process that breaks down organic substances. Biological process यानी कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में शायद पेपर नंबर 2 या 3 में होगा कि बायोगैस कैसे बनती है। एक टैंक में जितना भी वेजिटेबल वेस्ट होता है, मोलेसिस होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा और काउ डंग, उन सब को रखते हैं। फिर जब वो डिकम्पोज हो जाता है मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसी तरीके से फिर बायोगैस बनती है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, रिन्यूएबल है, ये तो कभी खत्म नहीं होगा, है ना। सो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट ब्रेक्स डाउन इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और जब पूरी बायोगैस हम यूज कर लेते हैं उसके बाद जो बचता है वो फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन नेचुरल गैस इस तरीके से फॉर्म नहीं होता है, इसलिए ये नॉन रिन्यूएबल है। अगर एक बार नेचुरल गैस खत्म हो गई तो उसको बनने में हजारों साल लग जाएंगे। नेचुरल गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय जियोलॉजिकल प्रोसेस। ये क्या था, बायोलॉजिकल प्रोसेस, और ये है जियोलॉजिकल प्रोसेस। जितने भी डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो अर्थ क्रस्ट के अंदर दब जाते हैं, फिर उस पे हीट और प्रेशर की वजह से, सालों का प्रोसेस है, फिर जाके मतलब अर्थ क्रस्ट में से नेचुरल गैस बनती है। ठीक है, तो नेचुरल गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय जियोलॉजिकल प्रोसेस दैट ब्रेक्स डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल, हेंस इट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। मेंशन द चैलेंजेस अगेंस्ट दी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो सबसे पहले तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कंपटीशन बहुत फेस करना पड़ रहा है, यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज फेसिंग अ टफ कंपटीशन। फैक्टर्स क्या क्या है, ड्यू टू फैक्टर्स लाइक इनएडुकेट सप्लाई ऑफ बेस्ट वैरायटी ऑफ कॉटन। अब मार्केट में बेस्ट वैरायटी ऑफ कॉटन अवेलेबल नहीं होगा तो ग्लोबल मार्केट में हमारा कॉटन कैसे टिकेगा। ठीक है, फिर जो मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ही पुरानी है। एंड देन इरेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई है वो भी रेगुलर नहीं है। फिर दूसरा, ऑल्सो कॉम्पिटिशन फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर। आर्टिफिशियल फाइबर जैसे कि नायलॉन क्लोथ्स हो गए, फिर सिंथेटिक क्लोथ्स, ये सब मार्केट में बहुत अवेलेबल है, इसलिए जो कॉटन की डिमांड है वो धीरे धीरे कम भी होती जा रही है। सो फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर क्लॉथ इन दी मार्केट एंड कीन कॉम्पिटिशन इन ग्लोबल मार्केट। कॉटन का सब्स्टिट्यूट आने की वजह से, आर्टिफिशियल फाइबर का ज्यादा यूज होने की वजह से कंपटीशन और बढ़ गया। एंड दीज आर द चैलेंजेस व्हिच द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इज फेसिंग। Now, how many shipbuilding centers are there? So there are 5 shipbuilding centers जो हमारी बुक में मेंशन है। Which are they?
दे आर विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोची, मुंबई एंड मरमगांव। ये सारे मैंने मैप्स के लिए भी आपको बताए थे, ठीक है, तो मैप्स में भी आ सकते हैं। Then under different 5-year plans, what provision have been made for the people of scheduled caste and scheduled tribe? जनरल प्रोविजन और स्पेशल प्रोविजन के बाद 5-year plans के अंदर क्या क्या चीजें की गई हैं ST SC के लिए, ये वो है। So under different 5 years program, our scheme has been launched to offer scholarship for children, ठीक है, काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग क्लासेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैव बीन स्टार्टेड। ट्रेनिंग क्लासेस जैसे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए बैंक के, SSC के, तो जो एक्चुअल एग्जाम होता है उससे पहले ST और SC के जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है कि किस तरीके से ऑनलाइन एग्जाम देना है कंप्यूटर पर, ठीक है। फिर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ एज, फीस, क्वालिफिकेशन, ये सब इन लोगों के लिए रिलैक्स कर दिया गया है, ठीक है, हैव बीन रिलैक्स फॉर द कैंडिडेट ऑफ दिस ग्रुप फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए इनकी जो फीस होती है वो भी कम होती है, एज रिलैक्सेशन भी मिल जाता है और क्वालिफिकेशन रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। जैसे कि बाकी जो कैटेगरी है उनको क्वालिफाई करने के लिए 60 मार्क्स चाहिए, तो ST SC के अगर 30 या 35 भी आएंगे तो भी वो क्वालिफाई हो जाएंगे। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, इसको बोलते हैं क्वालिफिकेशन रिलैक्सेशन। फिर है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट्स दोज पर्सन हु वर्क फॉर सोशल अंडरस्टैंडिंग एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शन। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उनको फैसिलिटेट करता है जो ST और SC के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। देयर इज अ सेपरेट डिवीजन इन द स्टेट एंड अ स्पेशल ऑफिसर इज अपॉइंटेड एट द सेंट्रल लेवल, ठीक है। तो 5-year प्रोग्राम के अंदर क्या किया, हर एक स्टेट में इनका एक स्पेशल डिवीजन भी बना दिया और सेंट्रल ऑफिसर, स्पेशल ऑफिसर भी अपॉइंट किया गया है सेंट्रल लेवल पर, ठीक है, फॉर द वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ दीज पीपल। ST SC के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारी चीजें 5-year प्लान्स के अंदर की गई थी। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट दी सोशल इफेक्ट्स ऑफ टेररिज्म। सो टेररिज्म लीड्स टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द नेशन, पूरा नेशन टूट जाता है। टेररिज्म क्रिएट्स फीलिंग ऑफ फियर, सस्पिशन यानी कि डाउट अमंग द पीपल बिकॉज ऑफ द एक्टिविटीज लाइक फियर, रॉबरी, वायलेंस, ठीक है, फिर वो सुसाइड बॉम्ब, इन सब चीजों की वजह से लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। ड्यू टू टेररिज्म म्यूचुअल फेथ एंड फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड डिमिनिशेस, एक दूसरे यानी कि अपने ही लोगों पे लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं इतनी टेररिस्ट एक्टिविटीज की वजह से, है ना। तो ब्रदरहुड यानी कि भाईचारा की जो फीलिंग है वो सब खत्म हो जाती है। इट ऑल्सो लीड्स टू कम्युनल राइट्स। अब टेररिज्म इज नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन, पर फिर भी टेररिस्ट उसको रिलीजन के साथ रिलेट करके कैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट यानी कि दो रिलीजन के लोग जब आमने सामने लड़ रहे हो। एंड सोशल अरेंजमेंट आर श्रेड इनटू फ्रेगमेंट्स, तो जो भी लॉ एंड ऑर्डर होता है वो पूरा बिखर जाता है। पीपल कैन नॉट सेलिब्रेट सोशल फंक्शन, कोई फेस्टिवल और सोशल फंक्शन सेलिब्रेट ही नहीं कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ इट इंटर रिलेशन कनेक्ट इन पीपल आर डिसरप्टेड। अब फंक्शन, सोशल फंक्शंस में, फेस्टिवल्स में लोग एक दूसरे से मिलते हैं, पर ऐसा सब हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, तो इंटर रिलेशन कैसे हो जाएंगे, लोगों के पूरे खत्म हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा पूरा सॉल्यूशन SS गाला पेपर 5 का सेक्शन B। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।